आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, सर थोड़ा सा व्यस्त है अभी, तो जैसा कि आपको ज्ञात है, आज हम लोग उत्तर लेखन के बारे में एकदम टू द पॉइंट और स्पेसिफिक बात करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी अपनी जुगत जो है वो लगाएंगे हम कि किसी प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। बहुत सारा बेसिक और बैकग्राउंड मटेरियल जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और जनरल बातें कई बार कर चुके हैं, जनरल गाइडलाइंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तर लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न को पढ़ते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। आज एक प्रश्न का उत्तर लेकर ज्योग्राफी के, फॉर एग्जांपल एक ज्योग्राफी का वास्तव में आया हुआ प्रश्न लेकर हम प्रयास करते हैं समझने का कि मूर्त रूप में कैसे जो है अंजाम दिया जाए, जो कुछ भी हमने सीखा है उसको कैसे किया जाए और लाइव आंसर राइटिंग कैसे की जाए, कम समय में कैसे समय का प्रबंधन किया जाए, ऊर्जा का प्रबंधन किया जाए, ये सब देखते हैं। इस पर जो है इसके जो थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स हैं उस पर ऑलरेडी एक ज्वाइंट सेशन हो चुका है आदरणीय सर के सानिध्य में, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा, सभी ने लगभग देख लिया होगा। और आज समझिए कि उस थ्योरी का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। Or meanwhile, you see this particular question and try to understand. This is the question right in front of your screens, okay? I'll advise you to read it twice or thrice first. और कैसे पढ़ा जाता है मैं बता देता हूँ। ये मतलब आपको लगेगा कि ये किस प्रकार से सर बता रहे हैं, लेकिन जो तरीका है वो यही है कि पेन या पेंसिल जो भी आपके पास रहेगी उस समय, उसको लेकर जो है अंडरलाइन करते हुए आपको जो है वो आपको हर एक वर्ड का जो सिग्निफिकेंस है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? हर एक वर्ड अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा। डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड एक्सप्लेन। डिस्कस और एक्सप्लेन जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, देयर इम्पोर्टेंस, एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। कोस्टल इकोलॉजी को ऐड कर सकते हैं। अच्छा भाई, ठीक। तो कुल मिलाकर हो ये रहा है कि अब आपने एक ही बार में पढ़ डाला और खत्म हो गई बात। जल्दी जल्दी अगर पढ़ जाते हैं आप तो गड़बड़ा देंगे आप। मैं बताता हूँ कैसे, क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, मैं आपको भी बताता हूँ। एक मिनट मुझे दीजिएगा बस। आई वुड लाइक टू इनवाइट अ फ्रेंड इफ ही इज अवेलेबल। Just give me a minute. All right, so we are back in business. Let me restart the video. Some problems are there, maybe internet problems. Now we are back. Okay, all right. So what is happening here? You see this. If we rush, okay, if that see, you will already be under a lot of pressure, a lot of tremendous pressure in the UPSC examination hall. One way to counter your ability to respond, one way to counter your inability to respond to that pressure correctly is to undertake as many mock tests as possible and try to face the real life scenario as many times as possible before appearing in the real exam. That's all right. But despite that, no matter how much homework you do, there will be some degree of pressure that you will feel there. Okay, वो समस्या वहां पर आती है। ऐसे में जब आप ऑलरेडी पहले से ही जो है वो मानसिक दबाव में है और नर्वसनेस है, एप्रीहेंशन है, एंजाइटी है, हर तरह से आप जो है घिरे हुए हैं, ऐसे में अगर आपने सवाल में रश किया, जो कि नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की, एड्रेनालिन रश जो आप में है, उसमें नेचुरल टेंडेंसी होगी टू स्पीड अप थिंग्स बिकॉज योर ब्रेन, योर साइकी इज ट्रेन्ड विद द थॉट कि टाइम बहुत कम है और लिखने के लिए इतना ही टाइम मिलता है और इतना 3000 4000 शब्द लिख डालना, ये सब थिंग्स लाइक दैट 3 घंटे में ऐसा। ओके, तो आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है इस सिचुएशन को वो ये है
कि आप रश करेंगे चीजों में, एंड दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट if applied incorrectly to the questions, it will prove to be deleterious for you. Okay? तो क्वेश्चन को पढ़ते समय आप रश मत करिए। इसमें दिया गया एक एक्स्ट्रा मिनट कहानी को इधर से उधर कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन को सेकंड और थर्ड रीडिंग कहा जाता है कि 2 या 3 रीडिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब आप आंसर लिखना शुरू, इस बात को ध्यान से सुनेगा, आंसर लिखना जब शुरू करिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर आप इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करिए। जब इंट्रोडक्शन आपका हो जाए, एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, ठीक, मेन बॉडी पे आ गए, मेन बॉडी का जब आधा हो जाए, फिर एक बार क्वेश्चन को देखिए। It's a very tricky situation. I know it must be sounding awkward, but that's how you handle. I did not know these things. इसलिए बहुत कायदे से लीपा पोता सब खत्म कर डाला मैंने। मेंस में मेरे नंबर नहीं आते थे, क्वेश्चन छूट जाते थे, तो अपनी गलतियों से भी सीखा है। और फिर बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो हमारे साथ who have been kind enough to be associated with us and then they have given feedbacks, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ ये बात। आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को जब पहली बार में पढ़िए तो 2 बार कम से कम पढ़िए, हो सके तो तीसरी बार भी एक बार पढ़ लीजिए। अगली बात कि जब आप आंसर में प्रोग्रेस कर रहे हो तो कम से कम 3 दफा, इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद, बॉडी खत्म होने के बाद और कंक्लूजन से पहले एक बार नजर और देख लीजिए। पता नहीं क्या याद आ जाए, पता नहीं क्या क्लिक हो जाए, ये 3 काम जो है कर लीजिएगा, हमेशा कर लिया करिए। मॉक टेस्ट में भी इसकी आप आदत डालकर रखिए। ओके, तो हम वापस आते हैं इस चीज पर कि ठीक है, हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको क्या कहना चाह रहे हैं आप सर, जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका सवाल हो सकता है कि इसमें बताइए ना करके जो आप कह रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ाना, डिस्कस करना है कॉजेज ऑफ डिप्लीशन को और एक्सप्लेन करना है कोस्टल इकोलॉजी में उनके रोल को। क्लियर है एकदम? ये बात सबको एकदम क्लियर हो जाएगी कि हमने तुरंत कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। कीवर्ड्स और कमांड वर्ड्स से कहते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है? कॉजेज ऑफ डिप्लीशन और रोल इन कोस्टल इकोलॉजी, किसका? मैंग्रोव्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये मैंग्रोव्स के रिस्पेक्ट में ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो मैंग्रोव्स के रिस्पेक्ट में ये बात कही जा रही है। ये 2 कीवर्ड्स हो गए और 2 कमांड वर्ड्स इसमें छिपे हुए हैं, ठीक है। ये 2 कमांड वर्ड्स हैं, डिस्कस करना है ये और एक्सप्लेन करना है ये। ये एक छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज जो है आपकी, ये सब ऑब्वियसली आंसर शीट पे थोड़े करेंगे, ये सब मेंटली होना चाहिए और कम से कम 1000 बार हो चुका होना चाहिए एग्जाम में अपियर होने से पहले। 1000 टाइम्स आपका हो जाना चाहिए, 1000 सवाल आप फेस कर चुके हो। इसकी ही अलग से एक्सरसाइज कीजिए, अपने सामने सवाल रखिए। क्वेश्चन बैंक, कितने क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है? बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उस क्वेश्चन को अपने सामने रखिए, उस क्वेश्चन को रखते ही फटाफट उसमें लिखिए ये कीवर्ड्स हो गए, ये कमांड वर्ड्स हो गए। कीवर्ड्स अलग, कमांड वर्ड्स अलग। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज अगर आप बार बार करेंगे तो बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको रहेगा कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। वरना पता चला कि जो है, जो कमांड वर्ड इसको एक्सप्लेन करने लगे और इसको डिस्कस करने लगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जो अंतर पड़ता है वो मैटेरियल होता है। कई बार इस क्वेश्चन में हो सकता है नहीं हो, लेकिन कुछ प्रश्नों में यह बात महत्वपूर्ण हो सकती है कि किन कीवर्ड्स के लिए क्या कमांड वर्ड यूज हुआ है। तो इसलिए आप वहां पर इन चीजों को लेकर कंफ्यूज होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज इतनी बार कर डालिए कि पहले 1 मिनट के अंदर, क्वेश्चन पढ़ने के 20-30 सेकेंड्स के अंदर ये चीज आपकी हो चुकी है मेंटली। यू आर थ्रू विद इट completely. You have understood the keywords, you have understood the command words, you know what is the difference between discuss and describe, you know the difference between mention and enlist, you know the difference between analyze and critically analyze. These things you ought to know already. ये सब एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है। क्विकली आपको सवाल में देखना है कि जो है कौन से कमांड वर्ड यूज हुए हैं और उसके अनुसार आगे का क्वेश्चन आंसर जो है फ्रेम करना है। समस्या जो आती है वो यह आती है कि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में कई बार सवाल दिए ही होते हैं और दोनों में कई बार अंतर होता है, ठीक है। तो यदि मैं आपको सलाह अपनी व्यक्तिगत देता हूं, यदि आपको हिंदी का प्रश्न पढ़ते समय जो है वो कंफ्यूजन हो तो एक बार अंग्रेजी वाला प्रश्न भी देख लीजिए, इससे आपको आइडिया आता है। एंड नेवर ऑल सोनली डिपेंड अपॉन द वर्ड्स यूज्ड। कुछ प्रश्न को पढ़कर उसके कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये डिस्कस एक्सप्लेन, इससे मैं बहुत ज्यादा रेजिमेंटल नहीं होने को कह रहा हूं। मैं
कि बहुत रेजिमेंटल हो जाइए एकदम कि नहीं 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 ये कैसे कर दिया मैंने, इसमें तो एक्सप्लेन कैसे कर दिया, नहीं। लेकिन क्वेश्चन का ओवरऑल जो टोन है, आंसर का आपके जो ओवरऑल टोन है, वो उसके रिक्वायरमेंट को कोरेस्पॉन्ड करता है। कुल मिलाकर बात यह है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। और कुछ कमांड वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज मत हुई। जैसे अगर एनालिस्ट दिया हुआ है तो वहां डिस्कस मत करने लग जाइए, ठीक है। जहां पर सिर्फ दिया कि सूचीबद्ध कीजिए, इन चीजों को जो है सूचित कीजिए या सूचीबद्ध कीजिए, तो वहां पर सिर्फ सूचीबद्ध करके छोड़ दीजिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब स्मार्टनेस कैसे काम आती है, ध्यान से सुने मेरी बात, कि दिया तो है सूचीबद्ध करिए, लेकिन जब उसमें टोटल पॉइंट ही 8 है, मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन आता है और आपने किताब से पढ़ा हुआ है और आप जानते हैं कि सिर्फ 8 ही पॉइंट्स हैं इसमें, और 8 पॉइंट में हम जो है 20-20 शब्द भी लिखेंगे, तो 8 दूनी 16, 160 शब्द ही हुए। और पता चला प्रश्न है 250 शब्द का, तो वहां पर आपको जो इंजेन्युइटी है, आपकी इंटेलिजेंस है, वो आ जानी चाहिए कि देखो अगर खाली एनलिस्ट करके छोड़ेंगे ना तो नंबर मिलेगा नहीं, तो थोड़ा सा कुछ और लिख, या उन्हीं जो 8 पॉइंट्स है उन्हीं को थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिख। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी, जैसे कहते हैं कि लकीर का फकीर मत हो जाइए। आप अपने लिए वो लैटिट्यूड, जो वो लेनियंसी, थोड़ी सी वो फ्रीडम जो है वो बरकरार रखिए, लेकिन आप उस क्वेश्चन को चढ़ के उसको एनालाइज करके प्रॉपरली और फिर ये फैसला लीजिए कि मुझे इसमें ये देना। मैं वो सिचुएशन की कल्पना कर रहा हूं आपके लिए कि आप क्वेश्चन जानते हैं, आप जानते हैं कि क्वेश्चन में सिर्फ एनालिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इसमें एनालिस्ट करने से होगा नहीं, नंबर तो तभी मिलेगा थोड़ा सा और लिखेंगे तब। हाँ, उस सिचुएशन में पहुंचकर आप डिविएट हो रही है तब ठीक है, अज्ञानतावश डिविएट ना होइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पॉइंट पकड़ पा रहे हो कि आपको मालूम ही नहीं है कि डिस्कस और एनालिस्ट और एनालाइज में क्या डिफरेंस है, तो जो आता है वही किए डालना है। दैट इज अ डेंजरस सिचुएशन, दैट विल नॉट लीड यू एनीवेयर। I want you to be in such a commanding position that you take an active call, a conscious call, that this question, although it mentions that you have to just enumerate, I will enumerate all of them, but that will fall short of the word limit drastically. और drastically हो तभी, अगर 200 शब्द तक हो जा रहा है तब नहीं पढ़ना चाहिए, 200, 250, 210 तक पहुंच जा रहा है छोड़ दीजिए, 250 ही लिखना है जरूरी नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर आपका कोर मसाला 200 शब्द में खत्म हो जा रहा है, इट्स ऑल राइट, प्लीज डू नॉट वरी, devote more time to some another question where you have the scope of writing 250 words. Understand my point? तो इस तरह काउंटर बैलेंस और कॉम्पेंसेट करते हुए आपको चलना है, ध्यान रखिए। खैर, पेपर मैनेजमेंट का अलग से ही क्लास होना चाहिए, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये प्रश्न आपके सामने है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। एग्जैक्ट, एक मिनट रुकिए, ये विंडो सामने आ रहे हैं। इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। फाइन, तो आपको आपका स्कोप तय हो गया है कि आपको कॉजेज ऑफ डिप्लीशन को डिस्कस करना है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताते जाना है, उनकी चर्चा कर देनी है और एक्सप्लेन करना है, आपको व्याख्या करनी है इस चीज की कि वो कोस्टल इकोलॉजी में किस प्रकार से मदद करते हैं। तो व्याख्या करने, एक्सप्लेन का मतलब ये होता है कि आप रीजंस भी दे दीजिए साथ में, सिर्फ ये न लिख दीजिए कि ये मदद करता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रीजन आ जाए कि क्यों, किस प्रकार से मदद करता है, हाउ डज इट डू इट, ये बात। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, हमको समझ में आ गया, और कॉजेज ऑफ डिप्लीशन के बाद एक्सप्लेन द रोल इन कोस्टल इकोलॉजी, उनका इंपॉर्टेंस हमको दिखा देना है। अच्छा ठीक है भाई, फिर बात आती है कि हम अब जब ये समझ गए हैं, अब क्वेश्चन की डिमांड हम समझ चुके हैं। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं आपको क्वेश्चन की प्रकृति भी, यहाँ पर एक हेडिंग मुझे और शायद डाली चाहिए थी, मैं हाथ से डालता हूं, अगर छूट गई है तो कोई बात नहीं। कीवर्ड्स का हो गया, और उससे भी पहले आप एक चीज समझ लीजिए, कीवर्ड से भी पहले, कि नेचर क्या है क्वेश्चन का, नेचर क्या है। तो एक हो गया नेचर, नंबर 2 हो गया कीवर्ड्स एंड कमांड वर्ड्स, और नंबर 3 हो गया फॉर्मेट। ये 3 एक्सरसाइजेस फर्स्ट 60 सेकेंड्स में खत्म हो जानी चाहिए। तो ये नेचर कहां से आ गया, ये तो सब बात ही नहीं हुई कभी, मैं आपको बता देता हूं, अभी से उदाहरण से समझ लीजिए। ये नेचर का अर्थ ये होता है कि वो हमसे इस सवाल के पीछे की कौन सी फिलॉसफी जानना चाह रहा है, वो क्या जानना चाहता है, एक्चुअली क्या जानना चाहता है एग्जामिनर या क्वेश्चन जो पेपर सेटर है, वो क्या जानना चाह रहे थे, क्यों पूछा था ये सवाल। तो जो क्यों वाला है वो दरअसल नेचर को, जो है नेचर और रेलेवेंस जिसे कहते हैं, उसकी तरफ इंगित करता है। तो आप पूछिए अपने मन से ये सवाल क्यों पूछा गया है, तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा कि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्चुअली ज्योग्राफी का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एनवायरमेंट से भी रिलेटेड होता है, तो ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा जो भी एस्पेक्ट जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सपेक्टिव। तो जो पर्सपेक्टिव है आंसर राइटिंग का, वो थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल होना चाहिए। घूम घूम के आपको जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या
और कुछ ना हो पावे, अगर आंसर की, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आंसर की मेन बॉडी इजाजत नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ तो साफ साफ लिख दिया है ना, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन और रोल इन कोस्टल इकोलॉजी, तो यहाँ स्कोप तो डिफाइन कर चुका है, तो वहां स्कोप ना मिले मान लीजिए, तो आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में कम से कम उसको वही एंगल दे दीजिए जिस एंगल से ये सवाल पूछा गया। एम आई क्लियर और नॉट? आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं तो फिर आगे बढ़ा जाए, है ना। मैं कह रहा हूं कि कई बार मतलब एकदम पॉइंट वाइज ही आपको लिखना पड़ेगा, तो आप उसमें कहां से आए, एंगल और पर्सपेक्टिव की बात ही नहीं आ रही है, पता चला। तो आप चालाक बन जाइए और इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में कहीं उसको वही एंगल दे दीजिए, वही पर्सपेक्टिव दे दीजिए जिस पर्सपेक्टिव की वजह से, जिस मुख्य कारण की वजह से, मूल कारण की वजह से एग्जामिनर ने वो सवाल सेलेक्ट किया है कि यूपीएससी में सवाल पूछेंगे, वो आपको आना चाहिए। अब आप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम से रिलेटेड, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड ये इशू मुद्दा है। और ये मुद्दा अगर वैसा है तो भले ही इसमें जो है बहुत ही नैरो स्कोप में पूछा गया हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक उछल्ला जो है चिपका देना, ठीक है। और जानते ही हैं कि पतंग में पुछल्ला का जो है रोल कितना महत्वपूर्ण होता है, तो जो पुछल्ला है उसमें चिपका दीजिए, वो जरूरी है, ठीक है। रडर की तरह काम करता है, वो सही डायरेक्शन में आपके सवाल को लेकर चला जाएगा। इट इज द सेम एनालॉजी। सो लेट्स कम टू दैट देन। तो नेचर समझ गए आप कि हाँ ये एनवायरमेंटल कंसर्न का मुद्दा है, एक। नंबर 2, कीवर्ड समझ गए, कमांड वर्ड समझ गए, समझ गए। अब फॉर्मेट पे आइए, ये तुरंत विजुलाइज करना है कि इसका क्या, ये तो तय है कि एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन और इस सब की हेडिंग नहीं डाला जाता, ये आप जानते होंगे। हेडिंग डालने की जरूरत वहां नहीं कि ये इंट्रोडक्शन है और ये कंक्लूजन है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वी डू नॉट गिव हेडिंग्स, क्योंकि वो दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट इन अ शॉर्ट आंसर, इजंट इट? इन अ ब्रीफ आंसर इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, जरूरत नहीं है उसकी। और वो 4-5 वर्ड भी क्यों खराब करें इंट्रोडक्शन लिख। ऑब्वियस सी बात है कि ओपनिंग पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है और क्लोजिंग पैराग्राफ जो है वो कंक्लूजन है, और बीच में जो भी लिखा है वो मेन बॉडी ऑफ द आंसर। तो ये तो हमें मालूम ही है, एक इंट्रोडक्शन होगा, पैरा होगा, इंट्रोड्यूसिंग पैरा, एक कंक्लूजन होगा, मेन बॉडी होगा। इंट्रोडक्शन बना के नहीं लिखा जाता है, आपका ओपनिंग पैरा इंट्रोडक्शन हो ही जाता है, फाइन। लेकिन इस सवालिया में क्या आप जानते हैं मेन बॉडी में क्या मसाला रखना है? तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अभी अभी आपने कीवर्ड्स और कमांड वर्ड्स का जो है वो अभी एनालिसिस किया है। तो सर मैं करता हूं सर, देखते हैं सर कैसे। एक मिनट सर। सर रास्ते में होंगे शायद। सर मैं कराता हूं सर, अभी अभी बात करके कराता हूं सर, बस 1 मिनट दिया जाए सर। All right, so we resume. Sir is here. Sir has joined us. So we were there. That now we have understood that there will be an introduction and main body and conclusion kind of thing. We have already understood that, as rightly pointed out by Ojha sir again and again, there is no need to make something look like an introduction, because the scope of the answer is so short that there is no necessity to explicitly make something look like introduction. Your opening paragraph should be giving a hint as to the fact that you understood the thing, and some general opening paragraph you can use as introduction. And so sir, I want to add one thing. Sir. जो जहां पे सौर ने सर्किल बनाया है, रेड सर्किल, वो सब डिमांड ऑफ क्वेश्चन है। आप उन सर्किल के सहारे आगे बढ़ो। आप अगर आप सारा सर्किल देखो, उन्होंने पहला क्या है, कॉजेस ऑफ डिप्लीशन, दूसरा मैनग्रोव्स, तीसरा कोस्टल इकोलॉजी, ये 4 शब्द है ये।
आप चारों शब्द को कोरिलेट करो आंसर। अगर आपने इसको पढ़ा है, 4 शब्द कोरिलेट कर दो, सवाल का आंसर बनने लग गया है। अब नहीं पढ़ा है तो बात अलग हो गई है। अगर आप पढ़ा है तो आप कॉजेज, डिप्लीशन, मैंग्रोव, कोस्टल इकोलॉजी, बस 4 शब्द है ये। अब 4 शब्द से आप पढ़ना शुरू करो। जैसे सर ने कहा कि आप कोई जरूरत नहीं है कि इंट्रोडक्शन का अलग लिखो, कंक्लूजन उसी में आप लिखो, पॉइंट वाइज लिखते हो, पैराग्राफ वाइज लिखते हो, उसको अलग से डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कैसे कंटेंट को जाते हैं। तो आई सॉरी स्पेलिंग कि आप इन चीजों को पकड़ के ही आगे बढ़ो। अगर ये आपके पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो सवाल आंसर नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। The point stands re-registered to your minds, I believe. Sir has rightly pointed out that there is no escape from this. Okay, you have to do this exercise mentally, and you have to condition your mind that each and every time, no matter howsoever complex question is thrown at you, this is the first exercise that your brain automatically does in the background. Active application of mind should not be necessary after say 2-3 months from now. Active application of mind and active investment of energy should not be required to do this. This should be a subconscious kind of act. Immediately it should register that this is the demand of the question, and that is how I am going to visualize my answer. So suppose this is the question, as we have taken it as a concrete example. Let us take this example further ahead. So what would be the format? We have understood. Okay. Now, do we not know that ultimately we have to discuss the causes and explain the role? This is going to be the say 70% kind of thing of the answer, isn't it? सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं ठीक ओके सर फाइन। तो अब मैं चाहूं तो अभी आपको मॉडल आंसर की तरफ ले जा सकता हूं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे आज, क्योंकि आज का पर्पस क्या है कि हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि हम इसका क्या आंसर लिख सकते हैं और क्या क्या हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एक इंट्रोडक्शन जैसी चीज पर, ठीक है? कि इंट्रोडक्शन जो है, थोड़ा सा वीडियो मेरा इधर से उधर होगा, वो यू हैव टू टॉलरेट, क्योंकि इसमें लिखना है, इसलिए थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा। ओके फाइन। तो अब मान लीजिए हम इसको लिखने पे आते हैं। तो आप बताइए मुझे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट अगर रखे जाए, ये एक वर्कशीट है, मान लीजिए यही आंसर हमको इस पर लिखना है। तो अगर जो है इंट्रोडक्शन की बात करिए और बॉडी की बात करिए, तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि इनका आपस का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, ये बताएं आप पहले। क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए ये आप बता दीजिए। और प्रोपोर्शन जो है ये सब बहुत क्विक एक्सरसाइजेस हैं। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स और यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस, बट वन हैज टू नो। तो अब आप देखें, तो मेन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कि डिस्कस द कॉजेस फॉर डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन द इकोलॉजी ऑफ कोस्टल रीजन्स, ठीक है? ये मैंने, तो निश्चित सी बात है कि 70 से 80% या कह लो कि 2/3 75% तो कम से कम जो है वो 3/4 जैसा जो है इसमें ही जाना चाहिए। तो हम ये जान गए हैं कि हमको कम से कम, अगर 250 वर्ड्स का, बहुत साइंटिफिक है ये सब, वहां आपको हर बार नहीं करना पड़ेगा। चिंता ना करिए कि हर बार सर इतना कहाँ टाइम हमारे पास ही करते, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड अपने आप ट्रेन हो चुका होगा तब तक, ठीक है? तो 1:1 या तो ऐसे कर दीजिए भाई, या मैं तो कहता हूं कि हाँ आप और भी ज्यादा उसको समय दीजिए, 20-20-60 कर दीजिए, आपके ऊपर है। 15-15-70 कर दीजिए। मुख्य रूप से इसी रेंज में रहेगा, क्योंकि आपका असली नंबर आने वाला है, आप जाने रहिएगा। असली नंबर, इंट्रोडक्शन अच्छा होने पर यह बात सही है कि आपका आंसर अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली नंबर 1 उसी मसाले पे मिलेगा जो आप मेन बॉडी में लिखेंगे। सही बात है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। तो आपका इस पे बल होना चाहिए कि भाई जहां तक हो सकेगा खूब सारा जो है मसाला इसमें लिखूंगा, फैक्चुअल पॉइंट्स। ये क्वेश्चन तो फैक्चुअल है ना, ये कंसेप्चुअल या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन तो है नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस, हाँ, ये एक चीज रह गई थी कि नेचर इस पर भी डिपेंड करता है। ये पर्सपेक्टिव तो आपको देखना ही है कि किस एंगल से सवाल पूछा गया। आपको यह भी जानना है कि ये फैक्चुअल है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, उसी के आधार पर हम ये आंसर का टोन तय करते हैं। तो फटाक से हमने तय कर लिया कि भाई ठीक है, इसमें जो है वो 75% 70% जैसा इसमें लगाएंगे मेहनत, 15% इधर और 15% इधर, ठीक है? तो कुल मिलाकर कह लीजिए कि 30-40 शब्द से ज्यादा लिखने वाला इधर है नहीं, 30-40 शब्द से ज्यादा यहाँ नहीं लिखने वाला है, और अगर हो सके तो 150 शब्द जैसा
150 से 160 शब्द यही लिखना चाहिए, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन में अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपना फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने का बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं। तो इसीलिए यू शुड अंडरस्टैंड कि अपना मेन मेहनत वहां कीजिए जहां से नंबर मिलने वाला है, isn't it? तो मेन जो बॉडी में आपको टाइम देना था, तो कुल मिलाकर समझिए 250 वर्ड जैसा हो जाएगा, 260 हो जाए, 240 हो जाए, नथिंग टू वरी। सर हमेशा कहते हैं और मेरा भी ऐसा मानना है, और एक कॉन्सेंसस है ऑलमोस्ट कि 10% इधर उधर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 250 से 275 हो जाए या 225 रह जाए, that's not in any way that is not going to have a material impact on your marking or score, okay fine। लेकिन ये अपर लिमिट है भाई, पहले बात तो। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है, मैं यही बता देता हूं आप, कि अगर आप किसी क्वेश्चन में शूट कर रहे हैं, ओवर शूट कर रहे हैं, तो किसी दूसरे आंसर के हिस्से का ही तो समय यूज कर रहे हैं, क्योंकि 3 घंटा तो लिमिटेड है ना भाई, आप समझे हमारी बात। तो अगर ओवर शूट करने की नौबत आए तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन में कीजिएगा, वीक क्वेश्चन में फिल करने के लिए जबरदस्ती का ये ना लिखते रहिएगा, इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से, हम दूसरे शब्दों में इसकी व्याख्या ऐसे भी कर, नो, ये करने के लिए वो नहीं बैठेंगे, रेपिटेशन के लिए नहीं आप वर्ड ओवरशूट करिए। अगर ओवरशूट करने की नौबत आ भी जाए तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन पे ओवरशूट कीजिए, कि जहां पर 6.5 नंबर मिल रहा हो वहां शायद 7 मिल जाए, 5.5 मिल रहा हो तो 6 मिल जाए, हाफ मार्क्स बढ़ाने का अगर नौबत आ रहा है 1 नंबर, तो यस गो है, चार्ट बना दीजिए एक्स्ट्रा, समथिंग लाइक दैट, बट नेवर वेस्ट योर टाइम इन आंसर्स which are not your strongest parts। अटेम्प्ट करना है, ये कई बार विरोधाभास की तरह ले लेते हैं आप लोग, लेकिन ये विरोधाभास नहीं है, प्लीज समझ लीजिए। क्वेश्चन छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं आता है उसमें भी कुछ ना कुछ तो लिखना है, ये कहा जाता रहा है हमेशा से, और फिर मैं कह रहा हूं कि आपको उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो ये क्या विरोधाभासी है? नहीं, ये विरोधाभासी नहीं, ये पूरक है एक दूसरे के, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स, ओके, दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। व्हाट आई एम सेइंग इज यू चूज योर क्वेश्चंस वाइजली, कि ये मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चंस हैं सारे, इसमें मैं जितना लिख पाऊंगा लिखूंगा, उसके बाद अटेम्प्ट सारा करना है। लेकिन ये ना हो जाए कहीं कि जो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन का टाइम है, स्ट्रॉन्ग आंसर का टाइम जो है वो आप उसमें जो खर्च कर रहे हैं कि जो है इसको अटेम्प्ट करना है भाई, कुछ ना कुछ तो इसमें लिखना ही है, नो, डोंट डू दैट। और ये कैसे आएगा? हमारे आपके बात करने से या जूम पर सेशन लेने से नहीं आएगा, ये आप जब 50 सैकड़ों जो है वो जिसे कहते हैं मॉक टेस्ट ले चुके होंगे, दे चुके होंगे, तब आपको ये habit, this is a question of habit, muscle memory and habit. It will evolve during the course of practice only. There is no other way of doing it. If any of you have this misunderstanding and misconception that you'll be able to replicate this particular thing just by way of doctrinal application, that is something you will want to get rid of this feeling. Okay, you please understand. हमारे बताने से या आपके रिजॉल्व कर लेने से ये चीज आप वहां नहीं रेप्लिकेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये मैनेजमेंट जो है, वर्ड्स का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट, ये सिर्फ मॉक टेस्ट से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता है। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। बहुत कम चीजें यूपीएससी में है जो कॉन्फिडेंस के साथ कही जा सकती है, उनमें से एक ये है कि मॉक टेस्ट के अलावा और कोई आपको सहायता इसमें नहीं कर सकता है। और आप देखेंगे आप, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप रेगुलर और मल्टीपल मॉक टेस्ट देंगे तो ये आपको उस समय कोई बताए ना बताए, ये हैबिट डेवलप होती जाएगी आपको, ठीक है। ये बहुत बढ़िया चीज है, इसको आप देखिएगा, आप उतारने की कोशिश करिएगा। अच्छा, तो ये तय हो गया कि हम इसको मोर और लेस ऐसा रखेंगे। तो अब 30-40 शब्द का इंट्रोडक्शन जल्दी से बना के बताइए, क्या लिखा जाए? 30-40 शब्द का इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन इसको हैंडल करने के लिए है, तो इसलिए मैं आपको समय देता हूं कि अब क्या लिखा जाए, कितने तरह के इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि कितने तरह के इंट्रोडक्शन जो है आदमी दे सकता है किसी क्वेश्चन। अब ये तो तय हो गया कि ये एक एसेंशियली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पक्का है, सब लोग एग्री करते हैं कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉजेस पूछ लिया है और रोल इंपॉर्टेंस पूछ लिया है, ठीक है। हम इनके कंजर्वेशन में कहां कहां कमी हो जा रही है ये नहीं पूछा है। देखिए, ये एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया, आप समझे मेरी बात, अंतर समझ में आ रहा है। यही क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे वो कौन कौन से जो है वो एरियाज हैं जहां पर भारत सरकार या जो वैश्विक सरकारें हैं वो कमजोर पड़ रही हैं, और क्या किन किन दिशाओं में प्रयास किया जा सकता है। इस तरह के जो ओपन एंडेड ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, ये वो नहीं है, ये एसेंशियली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर ये एसेंशियली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो फिर क्या हमें कोई फिलोसॉफिकल बात लिखनी चाहिए, क्या हमें कोई डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट लिखना चाहिए, वहां पर इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, कितने तरह के इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं आप? अगर आप मुझसे पूछे तो इंट्रोडक्शन किस किस तरह के लिख सकते हैं? आप सिंपल सा एक फैक्चुअल इंट्रोडक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हिलता है लैपटॉप का जो ये, इसलिए राइटिंग गड़बड़ा जा रही है। फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। चलो बताइए, आप में से किसी को भी, हम लोग कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं,
जो है 85-90 लोग जैसे जुड़े हुए हैं। किसी को भी मैनग्रोव्स के रेस्पेक्ट में कोई भी डेटा अगर मालूम है तो उसे चैट बॉक्स में लिखिए, लैंग्वेज बना के लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा। आते हैं नेहा, प्लीज होल्ड ऑन। पहला अभी सिर्फ पहले पे है, अभी आप चिंता न करिए। इंट्रोडक्शन के टाइप्स आप देख रहे हैं, ठीक है। इंट्रो के कितने टाइप्स होते हैं? नंबर 1 फैक्चुअल। तो फैक्चुअल में कोई एक बताइए। डेटा याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया में कितना % मैनग्रोव है, हो सकता है? वेस्ट बंगाल इज डेवलपिंग बायोशील्ड बाय प्लांटिंग 35 टाइप्स ऑफ मैनग्रोव। एक ये डेटा हो गया, बहुत अच्छे। इंडिया हैज टोटल इतने स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैनग्रोव, ठीक है। याद रखिएगा कि अभी किसी को गूगल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे अभी आपका अवेलेबल नॉलेज में जो डेटा, कुछ भी डेटा याद हो, और डेटा का मतलब स्टैटिस्टिक्स ही नहीं होता है हमेशा कि जो है एकदम कट टू कट याद हो। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट, फैक्चुअल में दोनों चीज आ गया। फैक्चुअल में फैक्ट्स भी आ गए और डेटा भी आ गया, ऐसे कहना चाहिए था मुझे। हाँ, ये ज्यादा सही तरीका है कहने। तो कोई फैक्ट है, there are 7.6% of mangrove area of total forest land area. Fine, that's one very good fact. उसके geographical importance को बता रहा है कोई, आप जो है। लेकिन अब आपसे मैं पूछता हूं, अब देखिए कैसे तय होता है कि इनमें से इतने सारे फैक्ट्स अगर याद हो, मान लीजिए याद है, तो चुना कौन सा जाए? तब बात आती है उस फर्स्ट पॉइंट की जो हमने क्वेश्चन को एनालाइज करते समय तय किया था कि भाई सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये किस पर्सपेक्टिव से पूछा गया है। ये रिवर और स्टोरीज के बीच के क्षेत्र उगते हैं, 35% है, ठीक है, फाइन। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि वो कौन सा एस्पेक्ट था जिस एस्पेक्ट की वजह से क्वेश्चन आया है? एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है ना मेरे दोस्त। आप सोचिए कि मैनग्रोव्स की बात की ही क्यों जा रही है। डिप्लीशन शब्द आया है ना, तो डिप्लीशन से आपको सीधे क्लिक नहीं करता कि सारा घूम घुमा के सारा मैटर आने जा रहा है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन एनवायरमेंटल इशू है कि नहीं है। समझ गए आप? तो क्यों ना इंट्रोडक्शन ऐसा चुना जाए जिसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्ट आ जाए। तो आपको कुछ नहीं आता है तो इसी से शुरुआत कर दीजिए कि मैनग्रोव एनवायरमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, किस रूप में इंपॉर्टेंट है। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैनग्रोव्स जो है अपने आप में एक विलक्षण जो है इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं? ये बात कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि मैनग्रोव जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कोस्टल एरिया के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का हेल्प करते हैं? बताइए। ये देखिए, अब आप क्वेश्चन को फिर से देखिए जरा। क्वेश्चन में से भी आंसर निकलता है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए क्या क्वेश्चन में दी गई किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं आप? सर एक मैं बोलना चाहूंगा। प्लीज सर। देखो, इसमें दो चीज है। एक चीज क्या है, क्वेश्चन आपका तैयार है तब तो कोई समस्या नहीं है, तब तो इशू अपनी राइटिंग को ठीक करने का है। दूसरा आते हैं, आपको राइटिंग आती है लेकिन क्वेश्चन नहीं आता है। टू थिंग्स, एक हमको क्वेश्चन का आंसर तो आता है लेकिन हमको लिखने की कला नहीं आती है। दूसरा, हमको लिखने की कला आती है लेकिन हमको आंसर ठीक से नहीं आता है। तो अगर आपके पास लिखने की कला है और आंसर ठीक से नहीं आता है तो कैसे सरवाइव करेंगे? तो आज जो शौर्य का सेशन है वह इस बात पर है कि लिखने की कला कैसे डेवलप हो। जैसे आपको मैनग्रोव्स के बारे में आइडिया है, हल्का आप कोई सवाल नहीं आता है लेकिन आपने इतनी मेहनत की है कि आपको मैंग्रोव्स, आप मैंग्रोव्स ही लिख जाइए। तो जहां पर 0 मार्क्स आ रहा है उसको कैसे बचाया जाए, ताकि अगर मान लो हर सवाल में आप 1-1, 1.5, 2-2 मार्क बढ़ा जाते हो। अगर आप पिछला आप जो अगर हम लोग का सेशन उस पर काम किया था, तो अगर आप मैंग्रोव्स के बारे में लिख गए, मैंग्रोव्स का जो जीवन में इस्तेमाल है या जो प्रकृति के लिए, अगर आपने मैंग्रोव्स को लिखा और ये लिख दिया कि मैंग्रोव्स के खत्म हो जाने से हमारे जीवन को क्या नुकसान होगा, अगर आप इतना ही लिख दिया तो आप देखिए जो आपका कोस्टल इकोलॉजी डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट है कहीं न कहीं रिमोटली टच हो गया है। उस रिमोटली टच से क्या है, एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स दे ही देगा। अब कोई अगर एस्पायरेंट बोले साहब मुझको मैंग्रोव्स नहीं आता है, तब तो भाई आप आईएएस एग्जाम देने लायक बिल्कुल नहीं हो। मैंग्रोव्स तो जानना इसेंशियल क्वालिफिकेशन है हर उस आदमी के लिए जो सिविल सर्विसेज परीक्षा देना चाहता है, जिसने तैयारी की है, मेंस तक पहुंच गया है। तो मैंग्रोव्स आप जानते ही होंगे। अब उस मैंग्रोव्स को कैसे अपने इंफॉर्मेशन से, अपने नॉलेज की रिजर्वायर से आप जोड़ के लिख सकते हो, यही आर्ट आपको आना चाहिए। थैंक यू सर बिल्कुल सही। और जो सर जिस सिचुएशन को सर ने अभी एड्रेस किया है
उसी सिचुएशन के लिए हम ये सेशन कर रहे हैं। अभी कंटेंट हमारे हाथ में नहीं है, आप समझ सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से सेशन लेके पढ़ा सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स पूरा हो जाएगा, विधिवत सब हो जाएगा, उसके बाद कंटेंट तो आपके हाथ में है ना डेवलप करना। तो कंटेंट ये मान के चला जा रहा है कि आपको एवरेज कंटेंट है आपके पास, ठीक है, और अब ये सवाल अटेम्प्ट करना है। तो जो डिफिशिएंसी एवरेज के नीचे है अगर आप, तो वो आपको मेकअप करनी पड़ेगी, लेकिन तब भी ये सुनने पे आपको काम आएगा, क्योंकि ये तो परमानेंट हर फील्ड में अप्लाई होता है। कंटेंट कमजोर है तो भी कुछ ना कुछ हेल्प कर जाएगा, ये कंटेंट बहुत अच्छा है। अब देखिए मजे की बात है, ये सर ने जो कहा उसको कहने का दूसरा तरीका ये है मेरी समझ से, कि अगर आप कंटेंट में रिच हैं तो ये चीज आपको बियॉन्ड प्रोपोर्शन फायदा करेगी। अगर आप कंटेंट में पुअर हैं तो आपको मार्जिनली तो फायदा करेगी ही। अब इसको इस तरह से समझिए कि कंटेंट एकदम नहीं आता है तो कम से कम प्रेजेंटेशन से ही इज्जत बचा ले, और कंटेंट आपका जितना रिच होता जाएगा इसका रेट ऑफ रिटर्न उतना ही बढ़ता जाएगा, कि कंटेंट भी रिच है और प्रेजेंटेशन भी जबरदस्त। तो वो जिसे कहते हैं लॉगरिथमिक, जो है लॉगरिथमिक टाइप की ग्रोथ होगी आपके, उसमें प्रोग्रेस होगी, ये एक फायदा होता है। तो आइए इस चीज पर कि सवाल से ही इंट्रोडक्शन बनाने की कला सीखिए आप, ठीक है। देखिए क्या पूछता है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ मैनग्रोव्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। तो और कुछ नहीं आता है तो कॉमन सेंस से यह लिख दीजिए भाई कि रिसेंटली great cause of concern has been expressed over rapid depletion of mangrove species, which has led to exposure of coastal ecology to various environmental threats। बताइए हमने कौन सा जो है किताब से पढ़ के लिख दिया? इसी क्वेश्चन से देखिए इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। ये अब उसके लिए इसको कुछ नहीं है, एकदम नहीं पढ़ा हुआ है, बस हल्का सा आइडिया है कि मैनग्रोव्स जो है कोस्टल एरिया में उगते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उन कीवर्ड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, उनके सिनोनिम्स को यूज करके, पर्यायवाची निकाल के, कैसे भी करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। लेकिन मैं इसका बिल्कुल भी जो है साथी नहीं हूं इस तरह के जुगाड़ू के लिए। जुगाड़ू लोग जो यूपीएससी में किसी प्रकार से लटपट झटपट के जो है वो बस मेंस लिखने के लायक हो सकते हैं, इंटरव्यू में तो वो पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो जुगाड़ू मैं आपको नहीं बनाना चाहता हूं, बट it is my duty as a mentor, it is my duty to expose you to all the possibilities। okay? तो आप कुछ नहीं है तो क्वेश्चन से आप कीवर्ड्स को समझकर और फिर इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक हो गया फैक्चुअल, ये तो जनरल था, इसमें तो कुछ आता ही जाता नहीं है, तो आपने वो लिख दिया। अब फैक्चुअल माने इतने सारे फैक्ट्स आपने लिखे, मैं वापस अपने प्रश्न पे आता हूँ कि इतने सारे जो डेटा और फैक्ट्स आपने लिखे चैट बॉक्स में, और बहुत सारे आप जानते भी होंगे या आगे पढ़ेंगे, उनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा रिलेवेंट है इंट्रोडक्शन के लिए, ये कैसे पता चलेगा? यह पता चलेगा उस समझ से जब हमने क्वेश्चन को एनालाइज करते समय डेवलप किया था कि ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा डेटा है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है और क्वेश्चन में कहां लिखा है। मैंग्रोव्स आर, आदिल ने लिखा है, मैंग्रोव्स आर फेसिंग वेरियस थ्रेट्स कॉजिंग इट्स वाइडस्प्रेड डिस्ट्रक्शन थ्रू एनवायरमेंटल चेंज। ठीक, फाइन। थ्रू एनवायरमेंटल चेंज ही क्यों नहीं, क्यों, मानव के द्वारा भी तो है ना, मनुष्य भी तो कर रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन, तो पर्यावरणीय कारक भी है और मानवीय कारण भी है। ठीक, फाइन, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। देखिए बनता जा रहा है आपका इंट्रोडक्शन, बनता जा रहा है, लेकिन मैं मूल प्रश्न पर अभी भी अड़ा हुआ हूं कि आप मुझे बताएं, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा डेटा रेलेवेंट है इस चीज के लिए। क्या आप नहीं समझते इस चीज को? क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत ही हुई है डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव से, तो कुछ ऐसा अगर हमारे पास डेटा होता कि कितना मैनग्रोव जो है वो डिप्लीट हो रहा है, किस रेट से डिप्लीट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो मजा आ जाए, वही सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन हो जाए, है कि नहीं है? क्वेश्चन की सीधी रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर दें अगर उस फैक्ट से, तो मजा आ जाए। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट तो लिखवा करेंगे, कोस्टल इकोलॉजी जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। क्यों? क्योंकि इतना मैनग्रोव जो है वो इतनी तेजी से जो है वो चला जा रहा है। अब नहीं डेटा आता है तो लिख दीजिए तेजी से चला जा रहा है, गायब हो रहा है, वो तमाम कारणों से, मानवीय जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन से और एनवायरमेंटल रीजन से, दोनों की वजह से मैनग्रोव्स पर जो है वो थ्रेट बनी हुई है, और जो है बहुत तेजी से इसकी तमाम स्पीशीज जो है, और जो है स्पीशीज के टर्म्स में भी थ्रेटेंड है, और ओवरऑल ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसके टर्म्स में भी है, डिप्लीट होता जा रहा है। और इसलिए कोस्टल जितने भी कोस्टल इकोसिस्टम्स है वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं और उन पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। ठीक, अब इसमें कहीं एक डेटा आ जाए, कोई कहीं पढ़े होगे तो डेटा आ जाएगा, जैसे मैंने पढ़ा, मेहनत की तो मुझे डेटा मिल गया कि भाई पिछले जो है समिति हो सकती है, बहुत सारा हो सकता है डेटा। जब आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को याद आ जाए कि ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये बोला था, करंट अफेयर्स अगर आप अपडेटेड है तो आप इंट्रोडक्शन में तो कभी मात खाएंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1/3 मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, और मैंने पूरी ईमानदारी से
मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ी कहीं किसी किताब से या एनवायरमेंट से। मैं तो खैर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बॉटनी और बायोलॉजी का स्टूडेंट ही हूँ, इकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी बरती, मैंने सिर्फ डाला मैनग्रोव्स इन न्यूज इन 2019, जैसा कि किसी के भी साथ होना चाहिए। ठीक है, 2019 में ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैंने डाला कि 2018-19 में मैनग्रोव्स क्यों न्यूज में थे, और आ गया सटाक से। कि तब ये रिपोर्ट आई थी, साइंटिस्ट ने जो है वो स्टडी करके रिपोर्ट आई थी, और वो बहुत सारे अखबारों में और जो है मैगजीन्स में छपी थी कि 1/3 मैनग्रोव्स पिछले 4 दशकों में लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एंड दैट इज द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी। यही रीजन है। ठीक है, समझ गए बात। और उस 1/3 जो गायब हुए हैं उसमें इंडिया में उसका क्या इंपैक्ट है, हॉटस्पॉट क्या है उसका। वेस्ट बंगाल में न्यूज छपी थी कि वेस्ट बंगाल का जो सागर करके जो आइलैंड जैसा है, तटीय क्षेत्र है, उसमें जो मैनग्रोव्स है उसको लेकर बहुत बवाल हो गया था लोकल्स के बीच में, और एजेंसीज जो फॉरेस्ट एजेंसीज हैं उनके बीच में तमाम भयानक बवाल उठा था, और उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे उसको स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, न्यूज आया था कि लगभग 40% जैसा जो मैनग्रोव जो है खत्म हो गया। ये भी न्यूज आई थी उसी दौरान, ये भी न्यूज आई थी कि ईस्ट कोस्ट छोड़ दीजिए, जो वेस्ट कोस्ट है उसमें 40% जैसा मैनग्रोव जो है वो साफ कर दिया है लोगों ने। किसके लिए साफ कर दिया है, किसके लिए साफ कर दिया है, झींगा उंगा के खेती के लिए साफ कर दिया है, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए साफ कर डाला है। तो जो ग्रोइंग श्रिम्प फार्मिंग है, जो वो एक बहुत बड़ा कारण बन के उभरा था, और तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, डिसीजन दिया था कि हम सभी कोस्टल एरियाज में सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव एक्वा कल्चर को बैन करते हैं। ये भी उसी समय आसपास आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये अब ये चीज में हमारा काम नहीं है आपको सप्लाई कर, आपको इनमें से 2, 3, 4 चीजें आनी चाहिए जिससे कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों आपका मजबूत रहे। बॉडी में तो 2-4 पॉइंट भूलेंगे, 2-4 याद रहेगा, लिख ले जाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन खूब मजबूत होना चाहिए कम से कम। तो करंट अफेयर्स आपको वो चाबी दे सकता है, आप याद रखिएगा इस चीज को, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एंड स्कोप ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कोर्स, दैट नीडलेस टू से। लेकिन सर इस इंट्रोडक्शन में नहीं समझ पाए सोनालिका, हम आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाए। आप अगर अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए, अगर सवाल आया ही है मन में तो आप अपने आप को रुकिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए और अनम्यूट करके पूछिए अपने आप। आप हैंड रेज कीजिए अपना एंड आई विल अनम्यूट यू। सोनालिका सिंह, प्लीज बी क्विक। कहाँ सुनता है हैंड रेज वगैरह, लेट मी सर्च। Yes, now you can speak. सर ये सारे जो रीजन आपने बताए हैं ये सारे इंट्रोडक्शन में दे देंगे तो हमारे पास बॉडी में बचेगी क्या। इसका मतलब सवाल ठीक से पढ़ा नहीं तुमने अभी भी। कहाँ से रीजन, कौन सा रीजन हमने दिया है बताओ। सर अभी आपने बताया, कोई एक रीजन बताओ कि ये क्यों हो रहा है। कहाँ बताओ, रीजन बताओ ना, हमने क्या रीजन दिया, रीजन कहाँ दिया अभी तक। इंडस्ट्रियल के कारण या कहाँ मैंने बोला क्या इंडस्ट्रियल के कारण, मैंने बोला क्या। नहीं सर। फिर पर आपने बताया ना झींगा मछली के कारण ये सारे हो रहे हैं। तो हाँ, तो ये क्या बताया, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताया, न्यूज़पेपर आइटम के तौर पे ना। यस सर। न्यूज़पेपर आइटम के तौर पे बताया ना। तो न्यूज़पेपर आइटम में क्या निकला कि 40% जो है वेस्ट कोस्ट का जो है वो खत्म हो गया। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए। फिर यही चीज आप बॉडी में नहीं लिख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बॉडी में ये चीज दोबारा नहीं लिख सकते। यस सर, ये दोबारा लिख सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली। ओके ठीक है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है, मैं समझा, थोड़ा बहुत समझा, लेकिन ये है कि आपको और ध्यान से आप सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि सिंपल सी बात यह है कि थाली जो परोसी जाती है,
था तो उसमें स्टार्टर दिया जाता है। सबसे अच्छा अगर कोई चीज पसंद है तो सबसे पहले रखा जाता है। इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो स्टार्टर फिनिश करने के बाद अब मेन कोर्स जब हो तो आप दोबारा नहीं उसे मंगा सकते। No, that's not the right logic or analogy. Okay, if you like that, if you have substance, you can use it in a different manner also. उसमें कोई restriction थोड़ा है। तो आप उस सब चीज से मत इतना टेक्निकल हाइपर टेक्निकल नेसेसरी होने की जरूरत नहीं है, परेशान ना होइए। तो इंट्रोडक्शन सबसे अच्छा ऐसे क्वेश्चन में क्या रहेगा जिसमें हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो फैक्चुअल है और इस क्वेश्चन का जो एंगल यानी दृष्टिकोण है वो एनवायरमेंटल है। तो एनवायरमेंटल और फैक्चुअल को आपस में मर्ज कर दीजिए, कोई ऐसा फैक्ट निकालिए जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो और मैन ग्रुप्स पर आया हो, वो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, मैटर खत्म। तो एक फैक्चुअल हो सकता है, ठीक है, और जो है टेक्निकल इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। ध्यान रखिए, आपको एकदम हवा उड़ा हुआ नई करंट अफेयर्स तैयार है तो आप टेक्निकल इंट्रोडक्शन की तरफ जाइए। कम से कम मैनग्रोव, सर ने जो बताया कि कम से कम मैनग्रोव्स के बारे में तो कुछ बता दीजिए। टेक्निकल आप तभी दे पाएंगे जब आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी हुई है, एनवायरमेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आप करंट अफेयर्स से मान लीजिए नहीं अप टू डेट है तो मैनग्रोव्स के बारे में बताइए कि मैनग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट स्पीशीज व्हिच ग्रो एंड सर्वाइव इन इंटरटाइडल जोन्स। ठीक है, जो इंटरटाइडल जोन होता है उसमें ये सर्वाइव करते हैं और जो साल्टी जो वाटर है, एस्चुअरीज हैं, रिवर है, उनके आसपास ये अडाप्ट अपने आप को कर चुके हैं। आप बताइए इस चीज को। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट बैरियर बनाते हैं, या ये इसलिए इंपॉर्टेंट बैरियर नहीं, इंपॉर्टेंट जो है वो एक जोन बना, इकोलॉजिकल जोन बनाते हैं कोस्ट पर। हो गया इंट्रोडक्शन, ये भी हो गया। मान लीजिए आपको नहीं आता है करंट अफेयर्स तो कम से कम टेक्निकली करेक्ट रहिए भाई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो या तो करंट अफेयर्स से इंट्रोडक्शन उठाइए या उस सब्जेक्ट का कोई ऐसा अच्छा फैक्ट हो जो आप उसमें इस्तेमाल करिए। यही सब तो ऑप्शन है, और क्या है ऑप्शन बताओ अपने पास, और ऑप्शन ही क्या है? यही सब करना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या हो सकती है जो कि बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स है मेरे दोस्त, उसे मैं कहता हूं कि भाई दोनों का हाइब्रिड हो जाए, दोनों का मिक्सचर हो जाए तो और भी अच्छा। अगर हम इसको ऐसे लिख पाए कि मैनग्रोव्स आर salt tolerant species of trees and shrubs which have adapted themselves for saline or estuaries and जो है coastal environment, and they serve as a crucial factor in supporting the biodiversity of coastal ecosystems. First class हो गया, बढ़िया टेक्निकल और जो है वो environmental। और इसी में नीचे लिख दीजिए there has been recently a lot of concern has been raised on their depletion that is about 1/3 in the last 4 decades. हो गया, बढ़िया, इंट्रोडक्शन बन गया, फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन कंप्लीट। दोनों चीज आ गया इसमें, टेक्निकल भी आपने बता दिया और 35-40 वर्ड से ज्यादा होगा। आप देख लीजिएगा, अभी नहीं विश्वास हो तो भी देख लीजिएगा। ठीक, तो इंट्रोडक्शन चलो कोनो तरह से हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से जो है पाए हम लोग, इंट्रोडक्शन पर किसी तरह से पहुंचे। इंट्रोडक्शन तो लिख ले गए भाई, ठीक है भाई। अब कहाँ गए? हाँ, इंट्रोडक्शन हो गया, चलिए 35-40 शब्द। अब मेन बॉडी में आइए। मेन बॉडी में पहला पार्ट क्या लिखना है, जल्दी से फटाफट मान लीजिए क्या लिखना है, तो कॉजेज पर लिखना है भाई, हम सब जानते हैं। हेडिंग नहीं डालनी होती, आप जानते हैं, अननेसेसरी हेडिंग मत डालिए, सीधे सीधे उस लाइन में। अच्छा, एक तरीका और आपको बता देता हूं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। हेडिंग डालने का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट यह है कि जो हेडिंग डालना चाह रहे हैं उसको सेंटेंस में पिरो के लिखना ही शुरू कर दीजिए। जैसे आपने इंट्रोडक्शन खत्म किया और फिर आप लिखिए, ऐसे देखिए, ऐसे लिखिए, देयर आर मेनी या सेवरल, जो भी आप लिख लीजिए, वेरियस कॉजेज ऑफ डिप्लीशन। ऐसा जब आप ये लिख रहे हो तो इसे अंडरलाइन कर दीजिए। पहला पैरा लिखा, इसे अंडरलाइन कर दिया। अब 1 कॉज 2 कॉज 3 कॉज, समझे मेरी बात? तो जहां पर शब्द आपके कम पढ़ रहे हो वहां पर हेडिंग को ही सेंटेंस में पिरो के सेंटेंस लिख दीजिए, और जहां शब्द ज्यादा हो रहे हो, शब्द बचाने हैं कि नहीं तो 300 शब्द हो जाएगा, वहां पर आप छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, और फिर लिखना है। ये सब चालाकी करनी पड़ती है। कॉजेज ऑफ डिप्लीशन लिखा और आगे लिखना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 फटाफट। एग्जाम्पल फिर से देता हूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था। यदि आपके पास मसाला खूब सारा है, आप जानते हैं कि आप ओवरशूट कर जाएंगे, तब आप क्या करिए, तब आप सिर्फ लिखिए कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, और वही एग्जैक्ट वही फ्रेज उठाइए जो क्वेश्चन में इस्तेमाल हुई, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन।
ठीक, और 1 2 3 शुरू हो गए लिखना, कुछ इधर उधर का बकवास नहीं। लेकिन मसाला कम है आपके पास, तब इसी चीज को कैसे लिखिए, एज फार एज causes of depletion of mangroves are concerned, we can categorize them under the following headings, something like that. You understand my point? I think you got it. तो ठीक है, आप डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें मसाला डालना चाह रहे हैं। मेरी सलाह यही है कि सीधे छोटी सी हेडिंग दे दीजिए, या एक ही लाइन, ज्यादा भी नहीं लिखना है, एक ही लाइन करके और शुरू हो गए, पॉइंट पे आ गए। तो बताइए भाई, अपनी अवेलेबल नॉलेज के हिसाब से बताइए कि क्या कॉजेज हैं, डिप्लीशन के कॉजेज क्या हैं। आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, अपने अपने व्यूज दीजिए और उन्हें हम पिरोने शुरू करते हैं। और हमेशा ध्यान रखें इस चीज को कि अगर हो सके तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आप प्रोग्रेशन करिए, जनरल से स्पेसिफिक कैटेगरीज की तरफ प्रोग्रेशन करिए। तो कुछ और नहीं आता है तो ऐसे दो भाग दो कर दीजिए कि एक है नेचुरल और एक है मैन मेड, ऐसा तो लिख सकते हैं, या ह्यूमन फैक्टर्स, इतना तो कर ही दीजिए कम से कम, है कि नहीं है भाई? और कुछ ना कर पाए तो इतना करके दिखा दीजिए, उसके बाद इसी के नीचे चाहे लिख दीजिए, चाहे पहले ऐसे हेडिंग कर दीजिए नेचुरल और मैन मेड, ये आपके ऊपर देता हूं मैं, इतना नहीं है मुझे वो करना है, प्रोटोटाइप नहीं बनवाना है, देयर इज नो स्टीरियोटाइप फॉर दिस, ओके, ये आपके ऊपर है। तो फिर इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं कि ऊपर जो है वो नेचुरल दे दिया और फिर मैन मेड बता दिया 3-4 पॉइंट। अब आप जानते हैं आपको अपनी शब्द सीमा का ध्यान होना चाहिए, आप जानते हैं कि 4 पॉइंट ज्यादा नहीं इसमें स्कोप है, तो 4 अच्छे पॉइंट सोच के निकाल दीजिए। बताइए भाई, पहला तो अभी देख लिया, पहला तो बातचीत में सोनालिका ने जो सवाल उठाया उसी से आपको आ जाना चाहिए कि पहला जो है, अगर मैन मेड में लिखना हो तो पहला क्या लिख देंगे फटाक से, कि जो फॉरेस्ट क्लियरिंग शब्द बोलते हैं ना, जो फॉरेस्ट क्लियरिंग जिसे कहते हैं, कि फॉरेस्ट का साफ करना, वन क्षेत्र की जो है वो कटाई, किसके लिए, फार्मिंग वगैरह के लिए, फार्मिंग और सेटलमेंट वगैरह के लिए, एक पॉइंट यही हो गया। दूसरा मैन मेड का बताइए, पोल्यूशन तो आएगा करेगा, बिल्कुल आएगा। तीसरा क्या आएगा भाई मैन मेड का, बताते सोचते जाइए और बताते जाइए। अब सब कठिनाई ये है दोस्त, यहाँ पर मुझे कंटेंट, मैं मैनग्रोव्स पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है, समझिए, आपकी मैनग्रोव्स पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, यहाँ उत्तर लिखने की कला सीखने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसको याद कर करके आपको बताऊं, आप बस ये समझ लें कि इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी चीजें। अगर आपके पास कंटेंट है तो नेचुरल रीजन अब आपने इधर लिख दिया, मैन मेड रीजन इधर लिख दिया आपने, 4-5 पॉइंट बहुत होता है, ठीक है, पोल्यूशन हो गया, ये हो गया, फिर जो है लोग अपना जो है जिसे कहते हैं मैन मेड में तो बहुत सारा, कोई अंत ही नहीं है। आपने जो है सी लेवल को, जो है कोस्टल एरिया को जो है वो इंक्रोच कर दिया, कोस्टल एरिया का इंक्रोचमेंट कर दिया पोर्ट बनाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब वो कर दिया आपने, यहाँ पर कॉजेज खत्म हो गए। याद रखना है कि लिखा था डिस्कस, तो सिर्फ पॉइंट भी अगर लिखे तो पूरे सेंटेंसेस लिख दीजिएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर 1 2 3 पॉइंट्स में भी लिखे तो सेंटेंसेस पूरे लिख दीजिएगा, ताकि वो डिस्कशन की श्रेणी में आए, नहीं तो इन्यूमरेट ही हो जाएगा। सिर्फ आपने जो है सूची दे दी, तो थोड़ा सा लिख देना है कि इसकी वजह से ऐसे नुकसान होता है। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, डिस्कस वर्ड यूज हुआ है। अब एक्सप्लेन में आ जाइए, डिस्कस वाला पार्ट खत्म हो गया, लगभग 90 शब्द, 80-90 शब्द इसमें लिख देंगे आप, 4-5 पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पर जब आप आएंगे, अब मान लीजिए कि आगे बढ़ गए हम, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन लिख दिया, अब फटाक से पहुंच गए कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैंग्रोव्स इन, या रोल या इंपॉर्टेंस, जो भी शब्द यूज हुआ सेम शब्द यूज करना है, इंपॉर्टेंस है तो इंपॉर्टेंस यूज करना है, इंपॉर्टेंस इन कोस्टल इकोलॉजी। बार बार हेडिंग देने की भी जरूरत आपको नहीं है, आप सिर्फ इंपॉर्टेंस लिख दें तो भी एग्जामिनर बुरा नहीं मानेगा, याद रखिएगा इस चीज को। ये सब चालाकी, स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसे कहते हैं, ये आपको आनी चाहिए। ऊपर लिख दिया कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, नीचे लिख दिया इंपॉर्टेंस, इनफ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनग्रोव्स इन कोस्टल इकोलॉजी, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको समझदारी आपको दिखानी है, ठीक है। फटाक से 4-5 वर्ड्स आपने वहां भी बचा लिया। अच्छा, आगे बढ़ गए, क्या लिखेंगे रोल में भाई, कि क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चलिए 4 पॉइंट मान लीजिए लिखने हैं। क्या क्या लिख देंगे भाई, कि अगर हमको मालूम है तो हमें सीधी बात लिख देंगे कि सबसे पहले तो यही याद आ जाएगा कि सुनामी से बचाया था, तो नेचुरल फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। लेकिन ध्यान से सुनना बात हमारी, बाढ़, हाँ देखो अर्पित, देखा, बस यही मैं कहना चाहता था। विवेक बहुत अच्छे, कोशिश करते रहो, जया, ठीक है, आ रहे हैं, धीरे धीरे आप आ रहे हैं। बस यही आपने मेरा पर्पस सर्व कर दिया, जो मैं कहना चाह रहा था। आप सबने मिलकर
सही गलत की बात है, उस पर मत जाना इन सब चीजों पे, ठीक है। भोजन के स्रोत और ये सब, ठीक। आप इस बात को आप समझिए कि क्यों मैं इतना बल दे रहा था, सर हमेशा क्यों इतना बल देते रहते हैं। देखिए, प्रोवाइड मेडिसिनल प्लांट्स आदिल ने लिखा। अब आपको आइए जरा स्क्रीन पे अपने देखिए कहाँ गलती आप लोग कर रहे हैं। यही, अगर यही आप सुधार ले जाएं तो हमारी मेहनत सफल होगी। किस चीज में इंपॉर्टेंस आपको सिर्फ लिखनी है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसने पूछा है? किसने पूछा है कि वो बचाता है लोगों को, इंसान को बचाता है सुनामी से? यही सब तो दिमाग में पहले आएगा कि सुनामी से बचाता है, ये बचाता है। इंसान को बचाने का बात हो ही कहां रहा है? किसमें इंपॉर्टेंस पूछी गई है मैंग्रोव्स की? इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी, कोस्टल इकोसिस्टम पर उसका जो प्रभाव है, जो उसका महत्व है, सिर्फ वही बात करनी है बस। इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, वहां का एनवायरमेंट हो गया, वहां की सॉइल सिस्टम, वहां का सॉइल सिस्टम हो गया, वहां का वाटर टेम्प हो गया, वहां सैलिनिटी हो गई, दैट्स ऑल। यार बार की बतकही क्लियर, ऐसा ही होता है। आप लिख दिए, मैं तो बहुत सही लिख के आया हूँ, सारा पूरा एग्जाम्पल भी दिया हूँ, ऐसे जिन जिन क्षेत्रों में मैंग्रोव था, सुनामी में उसमें इफेक्ट, वो ठीक बात है। सुनामी से वो सिर्फ हमें ही नहीं बचाता है, वहां के अपने इकोसिस्टम को भी बचाता है, अपने खुद के इकोसिस्टम को बचाता है। लेकिन उस एंगल से लिखिए, फिर वहां ये लिख के मत आइए कि इंसानों की बड़ी रक्षा हुई थी। नो, दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ दिस क्वेश्चन। डू यू गेट इट? समझ में आ गई बात? ये गलती करते हैं हम, स्कोप इसलिए नहीं समझ पाते, इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ो एक एक बार क्वेश्चन देखते जाओ, वापस क्वेश्चन देखते जाओ, तो आपको भटकने नहीं देगा, वो पथ ज्योति की तरह काम करेगा। तो चलो आते हैं वापस। तो अब आप समझ गए कि हमारा स्कोप क्या है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? इकोलॉजी से संबंधित। तो आप लोगों ने कितने सारे जवाब दिए हैं, अब आइए चैट बॉक्स में ढूंढते हैं। चलो एक तो बैरियर ही हो गया, लिख देते हैं भाई कि एक जो है वो नेचुरल फिजिकल बैरियर है, किसके लिए? अपने खुद के इकोसिस्टम के लिए। किसके अगेंस्ट? साइक्लोन्स, बताते जाइए भाई, स्ट्रॉन्ग वेव्स, टाइडल फ्लड्स, वो तो आप बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इनसे बचाता है। नंबर 2, और कुछ सोचिए कि क्योंकि मैंग्रोव जहां पे लगा हुआ उसकी जड़ें निकली रहती है ना ऊपर, खूंटा जैसे नहीं निकली रहती हैं, सांस लेने के लिए ऊपर निकल आती है, तो जानते ही होंगे इतना तो आप। तो सांस लेने के लिए जो ऊपर निकल आती है ना, वो एक तरह से फिल्टर बैरियर की तरह काम करते हैं। तो जो पानी नदियों से आ रहा है और समुद्र में जा रहा है, उसमें जो नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद है ना, जो सेडिमेंट बोलते हैं ना उसे, उस सेडिमेंट को वहीं जमा देता है। तो कोस्ट में जो है वो स्टेबलाइजेशन हो जाता है, उस सेडिमेंटेशन वहीं हो जाता है। और आगे जहां पर मान लो मूंगा उग रहा है कहीं, वहां पर साफ सुथरा पानी जाता है, कोरल रीफ वगैरह वहां पर अच्छे से पनप सकते हैं। समझ गए बात? दूसरा, ये आपने सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल दे दिया, सेडिमेंटेशन हो गया। तीसरा, वाटर फिल्टर हो गया। देखो कितना पॉइंट निकलता चला आ रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा तो थोड़ा करने की बात है। ये हो गया। फिर असली चीज इकोसिस्टम की जब भी बात आएगी, तो ये देखो ब्रीडिंग वगैरह हो गया, ये लिखना ही चाहिए हमको कि जब भी बात आए, सॉरी 3 है तो चौथा हुआ, चौथे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि जब भी आप हैबिटेट के रूप में कोई काम कर रहा है तो बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल, वो भी लिखिए कि तमाम तरह की जो है विलक्षण प्रजातियों के लिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड, सर्वाइवल ग्राउंड, फीडिंग ग्राउंड ये प्रोवाइड करता है, बायोडायवर्सिटी अच्छे से फलती फूलती है। ये चार पॉइंट लिख दिए, 5वां पॉइंट कोई और बना के लिख दीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस प्रकार से साफ साफ डिस्टिंक्ट जान लीजिए इस बात को। जब स्कोर की जो 40% पाता है नंबर और जो 60% नंबर स्कोर करता है उसी आंसर में, उसमें डिफरेंस प्रेजेंटेशन का भी होता है और इस चीज का भी होता है कि आप बार बार एक ही पॉइंट रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, आपको अलग अलग पक्षों की डिस्टिंक्ट जानकारी है कि नहीं, आपके पास फैक्ट्स ज्यादा हैं कि नहीं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सॉइल बाइंडिंग हो गई, सॉइल स्टेबलाइजेशन हो गया, नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया। ऑब्वियसली जहां पर एक अच्छा फलता फूलता इकोसिस्टम है वहां पर रिसाइकलिंग होगी कि नहीं होगी। फूड चेन आपने पढ़ा ही हुआ है ना? पूरा फूड चेन और बायो जियोकेमिकल साइकिल वगैरह सब पढ़ी हुई है। तो जहां पर एक इकोसिस्टम अच्छे से फले फूलेगा, अलग अलग तरह की स्पीशीज होंगी, वहां पर प्राथमिक उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, उससे द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसे टॉप प्रेडेटर, ऐसे चलता है कि नहीं चलता है? तो न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग तो वहां होगा ही। इस प्रकार से आप आंसर अपना बना सकते हैं। चलो मान लो बना ले गए, जो काम हम 1.5 घंटा में कर रहे हैं, मान लीजिए आप 6 मिनट में कर ले गए हो, यहाँ तक पहुंच गए घिसट घिसट के किसी तरह। तो आप कंक्लूजन बताइए, कंक्लूजन में क्या लिखा जाए?
डिपेंड करता है कि आपने इंट्रोडक्शन के लिए क्या यूज किया है। अगर आपने एनवायरमेंट वाला फैक्ट उसके लिए यूज कर लिया है तो आप जनरल सा दे दीजिए, कंक्लूजन आप जनरल दे दीजिए कि इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मैंग्रोव्स जो है उनका जो डिप्लेशन है वो डिप्लेशन किस प्रकार से कोस्टल बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी के लिए खतरनाक है। इस दिशा में यदि अर्जेंट प्रयास नहीं किए गए सीरियस लेवल पर, और उसमें आप जनरल नॉलेज इस्तेमाल करिए, देखिए आप जनरल नॉलेज, और उसमें जो है वो स्टेट और नॉन स्टेट दोनों एक्टर्स को एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कोई किताब पढ़ने की जरूरत है? क्या यह बात नहीं सही कि बिना प्राइवेट पार्टिसिपेशन के, बिना लोकल लोगों के पार्टिसिपेशन के कोई कंजर्वेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है? क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? नहीं। तो मैं जानता हूं उस चीज को, कहीं पढ़ा होगा, उसको यहाँ यूज कर लिया कि इस दिशा में प्रयास होने चाहिए, मैंग्रोव्स के जो है संरक्षण के लिए इस दिशा में जो है ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि जो लोकल लोग हैं और जो गवर्नमेंट है दोनों के सामंजस्य से उनके कंजर्वेशन के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। हो गया काम। और ये नहीं समझ में आ रहा, और एक लाइन लिख दो कि इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए, जो बड़ा हो गया। और नहीं समझ में आ रहा है, लिख दीजिए कि अभी अभी हाल में ही, अगर आपको याद है तो, फलाना कमेटी बनाई गई है। इट कैन बी एनीथिंग, यानी जिसे कहते हैं, हमेशा कहा जाता है ना कि कंक्लूजन जो है फ्यूचरिस्टिक हो थोड़ा, कि अगर हम ये करेंगे तो इस प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिख दीजिए, अवेयरनेस, जो कुछ भी आपको समझ में आता है। ओके, आकाश raises hand. Okay, I'll let Akash say something. Yes, hold on. हाँ आकाश, I think you can speak now. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं बोल रहा हूँ कंक्लूजन में हम लोग कोई एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक जैसे मैंग्रोव के लिए गुजरात का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे गुजरात में मनरेगा के अंतर्गत मैंग्रोव्स लगाए गए हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, नथिंग लाइक दैट, मच बेटर। याद रखिएगा, कोई सेट फॉर्मेट ना रखिएगा। टॉप प्रायोरिटी आप लोगों की यह होनी चाहिए कि यदि आप कोई स्पेशल फैक्ट जानते हैं, उसको आंसर में यूज कर लेना है। डू नॉट वरी, डू नॉट बॉदर मच अबाउट कि भाई कंक्लूजन तो जनरल होना चाहिए, इसमें मैं स्पेशल चीज कैसे, नो, ये सब नहीं पढ़ना है इन सब चक्करों में। ओके सर, थैंक यू सर। नॉलेज उसको पता लग जाए, कोई ऐसा नहीं कि उस चक्कर में छोड़ा, इतना इंपॉर्टेंट चीज था, जानते थे और नहीं लिख पाए। नो, लिख दिलिए, डोंट वरी। उसको वो करंट की तरह ले लेगा उसको, कि करंट अफेयर का बाई पॉइंट लिख दिया उसने कंक्लूजन में। नेवर बॉदर अबाउट दैट। यस, देयर इज अ जनरल फॉर्मेट कि इंट्रोडक्शन ऐसा और कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए। आई विल नॉट आस्क एनीबडी to not exercise an information there, not use an information just because it does not fit into a format. No, use it. If it is directly relevant, you must use it. कहीं बॉडी में ही घुसा दो, इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं ना। अब आप लोग सहमत हैं कि थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से चीजें जो है वो थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। क्वेश्चन को समझना पहला स्टेप हो गया, क्वेश्चन में समझने के जो है वो 3-4 सब स्टेप्स हो गए। पहले उसकी प्रकृति समझिए, उसका पर्सपेक्टिव समझिए, उसका नेचर समझिए, फैक्चुअल है कि ओपिनियन बेस्ड है, इंफॉर्मेशनल है कि कैसा है। फिर आप समझिए कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है, कि वो किस एस्पेक्ट से पूछा गया है, क्यों, क्या जानना चाह रहे हैं वो हमसे। फिर देखिए कि तीनों में प्रोपोर्शन कितना रखना है, की वर्ड्स क्या है, कमांड वर्ड्स क्या है। एक्सरसाइज हो गई दिमाग में, खत्म, लिखना शुरू कर दिया। अच्छा सा इंट्रोडक्शन करंट अफेयर से लिख दिया, बहुत ही अच्छी बात है। या कोई डेफिनेशन, या तो डेफिनेशन होगा या करंट अफेयर्स होगा, या कोई जबरदस्त फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चंस में शोभा देते हैं। फैक्चुअल हो तो ट्राई कीजिए कि करंट अफेयर्स का हो या टेक्निकल कोई इंट्रोडक्शन हो, डेफिनेशन वाला इंट्रोडक्शन हो। ठीक, बॉडी का आपने देख ही लिया कि आपको कैसे डिवाइड करना है। और 4-5 पॉइंट कुल मिलाकर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा स्कोप रहता ही नहीं है। इसलिए हमेशा मैं क्यों कहता रहता हूँ कि हर टॉपिक के बारे में 3-4 पॉइंट्स बस आपको याद रहे, तो आप इज्जत बचाने भर का, इंटरव्यू की कॉल भर का लिख ले जाएंगे। इसलिए कहता हूँ, क्योंकि आप देखें ना कितना बहुत ज्यादा स्कोप थोड़े है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कि पढ़ा आर्टिकल पूरा पढ़ते चले जा रहे हैं। पहला बिल्कुल मैप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल मैप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी मैप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दिखाना है कोई भी इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहा है, सच से खींचा, पूरा इंडिया का मैप भी बनाना जरूरत नहीं है। आपने कोस्टल वाली खाली लाइन बना दी पड़ाक से, है कि नहीं है, कोस्टल वाली अपनी लाइन बनाई और आपने दिखा दिया कि ये मैंग्रोव्स वाले मुख्य रूप से ये मैंग्रोव्स वाले एरिया, खत्म। उसमें उसको ब्यूटिफिकेशन में लग जाएगा, नहीं अच्छे से नहीं बना, रबर से पहले बेटा, ये सब कुछ फटाफट आपको काम करना है, फटाफट। ठीक, तो छोटा सा चित्र बना दिया। दिस थिंग्स ऑलवेज मेक इट मोर अट्रैक्टिव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
तो आप वेस्ट बंगाल की तरफ इशारा कर सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन ये हॉट स्पॉट है, एक तरह से मैनग्रोव्स के ये हॉट स्पॉट है, ये बता दिए अपना हॉट स्पॉट होबे करेंगे। मुंबई में कितनी लड़ाई चल रही थी मैनग्रोव्स को जो है बचाने के लिए, कोई एग्जाम्पल दे दीजिए इस तरह का, कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल का जजमेंट आया है तो करंट अफेयर से आप उसको अपडेटेड रखिए, कहने का अर्थ है। अब यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो फिर अब देखते हैं हम कि जो मैंने दोपहर में बैठ कर लिखा है वो उस कहां तक खरा उतरता है। इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल आइए देखते हैं। मैंने आप इसमें लिखने की कोशिश की कि कितने विकल्प हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन को लिखने के, एक ही सवाल के अलग अलग इंट्रोडक्शन कैसे लिखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर स्टैटिस्टिकल, अगर आपका बेंट ऑफ माइंड वो वाला है कि आपको याद रहता है डेटा, तो फट से बोल दीजिए कि मोर देन 1/3 ऑफ द मैंग्रोव्स दे हैव पेरिश्ड इन द लास्ट 4 डिकेड्स ड्यू टू नेचुरल एज वेल एज मैन मेड कॉजेज। देखिए मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ये ऐसे स्मार्टली पिरोने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सवाल का पर्सपेक्टिव मिस हो। सवाल का इंट्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक, लाइव लिंक जिसको कहते हैं, नेक्सस बोलते हैं, वो स्टैब्लिश हो जाए फट से, कि हम फैक्ट तो लिख रहे हैं लेकिन ये प्योर फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ जो है एक जिसे कहते हैं डाइवर्स्ड फ्रॉम द क्वेश्चन फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूं जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। आपने डिप्लीशन का बात किया ना, मैं बताता हूं डिप्लीशन किस लेवल तक हुआ है, समझे मेरी बात। क्वेश्चन ने डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स की बात किया ना, मैंने बता दिया कि इट इज अलार्मिंग दैट मोर देन 1/3 ऑफ द मैंग्रोव्स हैव डिप्लीटेड और पेरिश्ड इन द लास्ट 4 डिकेड्स ड्यू टू, अब आगे क्या बोलता है, पूछता है कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, तो मैंने वो भी लिख दिया कि ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेज, ये भी लिख दिया उसमें। और जो बची स्पीशीज है उनमें से 100% जो है वो इस समय थ्रेट में है, सारे के सारे पे कुछ ना कुछ थ्रेट है। और लास्ट में पुछल्ला क्या लगा दिया मैंने, सवाल में से फिर उठाया मैंने, क्या पुछल्ला लगाया, दे हैव अ क्रिटिकल रोल इन स्टेबलाइजिंग कोस्टल इकोलॉजी। मेरा इंट्रोडक्शन फैक्चुअल स्टैटिस्टिकल कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे तरह का आदमी हूं, मुझे स्टैटिस्टिक्स वगैरह याद नहीं रहता, लेकिन मैं करंट अफेयर्स में एकदम शानदार हूं, तो मैं ये इंट्रोडक्शन लिख दूंगा कि रिसेंटली मैनग्रोव डिप्लीशन came to become the focus of intense debate. एक मिनट, ये विंडो से छिपा जाता है। When massive forest loss due to illegal felling at Sagar Island of South Pargana, West Bengal was reported. It was also reported that 40% of West Coast mangrove areas are now farmlands or colonies. लीजिए, करंट अफेयर्स वाला हो गया आपका जो है इंट्रोडक्शन। अगर आपको नहीं आता है जो है तो करंट अफेयर्स में कुछ पढ़ा था वो लिख दीजिए, नहीं 40% याद है कोई बात नहीं, इट वाज रिपोर्टेड दैट अ लार्ज एरिया लिख दीजिए, दैट्स अ लार्ज एरिया ऑन द वेस्ट कोस्ट लिख दीजिए, कोई बात नहीं। फैक्ट तो फैक्ट है, स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा कोई बात नहीं हो, समझ गए बात। टेक्निकल आप उस सब्जेक्ट वाले हैं, ज्योग्राफी से पढ़े हुए, एनवायरमेंट पढ़े हो, बायोलॉजी वाले हैं, आप टेक्निकल इंट्रोडक्शन चूज कर लीजिए भाई। अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। आप कैसे लिख सकते हैं कि मैंग्रोव्स आर, पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए मैंग्रोव्स को, आपको ना डेटा याद है ना आपको करंट अफेयर्स आपने पढ़ा हुआ है, मेरे टाइप के गए गुजरे टाइप के अगर आप अभ्यर्थी रहे हैं जिसको कुछ मेमोरी का नहीं पसंद आता है याद करना तो पड़ेगा भाई, तो आप यही लिख लीजिए, कम से कम कॉन्सेप्ट ही लिख लीजिए कि मैंग्रोव्स आर ट्रीज एंड श्रब स्पीशीज दैट ग्रो एट द इंटरफेस बिटवीन सो एंड सो इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने इसको ज्योग्राफिकल एंगल दिया, वेयर क्या लिखा है, वेयर द प्लांट्स एग्जिस्ट इन कंडीशंस ऑफ सैलिनिटी, टाइडल वाटर फ्लो एंड मडी सॉइल। हो गया, आपने ज्योग्राफिकल जो है वो पैटर्न इसको दे दिया, ठीक है। और अगर आप इंटेलिजेंट अनफ हैं तो सबको मिक्स करके लिख सकते हैं, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, इसीलिए रिविजन चाहिए, रिपीटेड रिविजन चाहिए। जब आप इन सभी मैनग्रोव्स के बारे में मान लीजिए कोई आपने न्यूज आर्टिकल पढ़ा है, जब तक आप उन्हें 10 बार नहीं पढ़ चुके होंगे, रिविजन नहीं किया होगा, तब तक आप ये इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको बिखरे बिखरे से फैक्ट्स आपको याद रहेंगे। रिवीजन का फायदा ये होता है कि तब आपको जो है वो, जैसे कहते हैं ना, बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको जो है चीजें जो है वो 2D में, जब आप नॉर्मल रीडिंग करेंगे तो आपको 2D में दिखाई पड़ेगा, जब आप रिवीजन आप बढ़ा देते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और रिवीजन बढ़ जाता है, तो वो चीज 3D में दिखने लगती है, एक ही साथ दिखने लगेगा। ये ऐसे ऐसे जो इधर फैला हुआ है वो एक साथ ऐसे ऐसे भी दिखने लगेगा, उसके थ्रू देख सकेंगे आप कि ये धागा है जो उन मोतियों को पिरोए हुए है, और तब आप ऐसा इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे कि मैंग्रोव्स, कैसे मैंग्रोव्स क्या है वो, सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज अडॉप्टेड टू टाइडल एरियाज, ज्योग्राफी हो गया, हैव बीन अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इन एज मच एज क्लोज टू 1/3 ऑफ द मैंग्रोव्स हैव डिप्लीटेड, करंट अफेयर्स हो गया,
in the last 4 days. Sundarbans, India are one of the largest mangrove forest patches on the globe. India specific data भी हो गया. कंप्लीट कर दिया आपने इंट्रोडक्शन. समझ में आ गई बात? तो उसको करंट अफेयर्स भी पता चल गया, टेक्निकल नॉलेज भी पता चल गया कि मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ये भी आपको मालूम है, आप न्यूज़पेपर भी फॉलो करते हैं. इंट्रोडक्शन, अब इनमें से कोई भी एक इंट्रोडक्शन आपका हो सकता है और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है. मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी से अवेयर कराना चाह रहा हूं. चलो इंट्रोडक्शन लिख दिया 35-40 वर्ड का. ओके भाई, अब बॉडी पे आइए. देखिए होगा ही विवेक, सही बात है. मिक्स्ड इंट्रोडक्शन होगा तो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा कि इस आदमी ने जो इस चीज को पूरी तरह से समझा हुआ है, अलग अलग फील्ड की चीजों को कनेक्ट कर रहा है ये आदमी. तो ये तो बहुत है भाई, 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट एक्स्ट्रा लगता है बनाने में इंट्रोडक्शन, इस तरह का इंट्रोडक्शन बनाने में, लेकिन वो पे बैक करता है. ठीक है. तो मैंग्रोव्स आर डिप्लीटिंग ओइंग टू बोथ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स. नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स. 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी आपको याद आ रहा है उस तरह से आप लिख डालिए. जैसे जरूरी नहीं कि सबका सब आपको याद आए, नहीं आएगा भाई. मैं यहाँ पर बैठ के आपके लिए बना रहा हूँ, वो इसका मतलब ये नहीं कि उस समय भी आपको याद आ जाएगा. 2-3 जो भी पॉइंट याद आ जाए. साइक्लोन, टाइफून, स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन कॉज मैसिव डैमेज. हाँ करते हैं, नेचुरल कॉज है. वाइल्ड लाइफ कॉजेज डैमेज बाय ब्राउजिंग एंड ट्रैम्पलिंग. करेगा ही वाइल्ड लाइफ जो है, वो तो नेचुरल साइकिल है, लेकिन डैमेज होता है तो लिख दिया. ऑयस्टर्स जो होते हैं वो डैमेज करते हैं, यंग लीव्स और उनके प्लूमेल्स को खा जाते हैं, सब जो है खा के खत्म कर देते हैं. इंसेक्ट पेस्ट, वुड बोरर्स, कैटरपिलर्स, जो बाकी पेड़ को नुकसान करता है वो इसको भी करता होगा, तो कॉमन सेंस है. न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन हो जाए अगर वहां की सॉइल और वाटर में से कि नाइट्रोजन फास्फोरस खत्म हो जाए तो भी फॉरेस्ट वहां से जो है फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है तो जल्दी से वो डिसअपियर होने लगेंगे. ह्यूमन वाले में देख लीजिए, इलीगल फॉरेस्ट की कटिंग हो गई फार्मिंग वगैरह के लिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया. किसी ने लिखा था कि मेडिसिनल प्लांट और ये सब है, इसको इस एस्पेक्ट में लिखे हैं आप, इस एस्पेक्ट में लिखे हैं कि उसका ज्यादा अति उपयोग करने से जो है ये नुकसान हो जाता है. राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स जिम्मेदार होंगे ही. सी लेवल राइज होगा, कोस्टल एरिया का जो है वो गड़बड़ी डिस्टेबलाइज होगा तो भी होगा. डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल बैरियर ऑफ कोरल रीफ्स, जैसे मैंग्रोव्स हमारी जमीन के लिए बैरियर है, वैसे ही जो कोरल रीफ्स है वो मैंग्रोव्स के लिए बैरियर होते हैं कि नहीं, तो आप जानते होंगे ना. उनका जो एक सीक्वेंस में उगती है ना ये सारी चीजें, ये इकोसिस्टम्स एक सीक्वेंस में होते हैं. टेरिटरी हो गई आपकी, टेरिटोरियल पे फिर कोस्टल इकोसिस्टम से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो अपने आपके कोरल रीफ्स का इकोसिस्टम होगा. तो इस तरह से आप जो है वो कारण लिख सकते हैं. 2-3 जो भी इनमें से याद आया कोई बात नहीं, 2-3 फैक्टर ही याद आएंगे, लिख दीजिए आप. फिर आप सीधे बिना बकवास किए हुए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आ जाइए कि अब उनका इंपॉर्टेंस बता दीजिए. क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है? देखिए जो मैं कह रहा था, अब आप उसकी हेडिंग मत डालिए, सेंटेंस में पिरो के शब्द बचा लीजिए. एज फिजिकल बैरियर्स दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट पॉसिबल डैमेज, फलाना 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 हो गया. ठीक. एज सी शोर स्टेबलाइजर्स, उनका जो रूट्स का जो होता है वो सेडिमेंटेशन कर देता है. एज डाइवर्सिटी रिजर्वायर्स, ऐसे ऐसे करते हैं, इसको एज इफेक्ट कहा जाता है. एज न्यूट्रिएंट रिसाइक्लर्स, ये करते हैं. एज वाटर नेचुरल वाटर फिल्टर्स, ये करते हैं. खत्म का. इस प्रकार से वो इकोलॉजी को सपोर्ट करते हैं. हो गया, इधर उधर का कुछ बकवासी नहीं करना है. अब इसमें हेडिंग देने की जरूरत नहीं पड़ी और आपने अंडरलाइन कर दिया तो उसको पता लगे कि अरे भाई तो कैटेगरी बना के लिख रहा है. वंडरफुल. पूरा उसको मालूम है कि इनका क्या रोल है. आपसे इंपॉर्टेंस पूछी गई है ना, तो आप उनके सभी रोल्स को अलग अलग बता रहे हैं आप कि मुझे मालूम है कि इनका एक रोल ये है, दूसरा रोल, तीसरा चौथा पांचवा रोल ये है. तो आपने उनको अंडरलाइन करके दिखा भी दिया कि यू अंडरस्टैंड, यू नॉट ओनली हैव फैक्ट्स विद यू, you also know which fact has to be categorized under which heading and you have clear conceptual idea. आपने उसे बता दिया. और फिर कंक्लूजन आप फैक्चुअल या जनरल जैसा भी चाहे आप कंक्लूजन दे दीजिए. आप लिखिए, अगर आपको कुछ नहीं है तो आप जनरल टाइप का लिख दीजिए कि मैंग्रोव्स आर यूनिक. अल्टीमेटली कंक्लूजन में लिखना यही होता है कि आपने क्या अभी तक जो बताया वो क्या है और आगे क्या होगा. तो मैंग्रोव्स आर a unique ecosystem and support considerable ecological biodiversity in numerous direct and indirect ways. It is high time to take urgent steps such as setting up of a special task force, फलाना IUCN के रेड लिस्ट में जो है मैंग्रोव्स को शामिल कर लिया etc. to ensure their conservation. अब और कुछ नहीं आता तो यही लिख दिया. लेकिन अगर आपको फैक्चुअल थोड़ा सा मालूम है तो लिखे आप कि the recent banning of semi-intensive and intensive aquaculture in the coastal areas by the Apex Court and Apex Court होगा यहाँ पर and coastal regulation zone वगैरह जो नोटिफाई किया गया है, they are steps in the right direction for conservation of mangroves. Finish. हो गया आपका. वर्ड काउंट करके मैंने देख लिया है, टोटल वर्ड काउंट 250-260 वर्ड ही आ रहा है. वो भी तब जब आपको पूरा याद रहेगा, तब कुछ ना कुछ तो भूल ही जाएगा. तो 230-225 के आसपास आप पहुंचेंगे कुल मिला. ऑलराइट,
Khazambas. It's very simple actually. All that you need to understand is that at the time question का आंसर लिखने के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं. बात को समझिए. पहला भाग है नोट्स बनाते समय ही क्वेश्चन को फ्रेम कर लेना दिमाग में और उसी हिसाब से नोट्स बनाना. दूसरा भाग है क्वेश्चन सामने आए, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे ओरिजिनल हो, क्वेश्चन सामने आए तो सबकॉन्शियस माइंड फटाक से उसको एनालाइज करके क्वेश्चन को उसके टुकड़े टुकड़े चिथड़े कर दे फटाक से, और हमको पता चल जाए कि इसमें ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, ये नहीं लिखूंगा मैं. तीसरा पार्ट उसका है प्रेजेंटेशन का, कि आप पॉइंट्स में लिख दीजिए, जो है चार्ट बना दीजिए, कोई छोटा सा मैप दे दीजिए, ठीक है, वो हो जाएगा. वर्ड लिमिट को लेकर बहुत मत घिसना कि गिनने बैठ जाओ वहां पर कि हाँ इतना हो गया अब रुक जाता हूँ. नो नो नो, लिखते जाओ, अगर फ्लो में आ रहा है लिखते जाओ. ये सब गलती नहीं करनी है, गजब नॉनसेंसिकल मिस्टेक नहीं करनी. उस सब के चक्कर में आप अभी ना पढ़िए, अभी इट इज प्रीमैच्योर फॉर यू. ये अच्छी बात है, अभी से डिसिप्लिन आ जाए तो ठीक है, लेकिन 10% 20% तक आप ओवर शूट कर लीजिए बस. चलिए मैक्सिमम इतना बता, 20% से ज्यादा, क्योंकि आप अपना ही टाइम किल कर रहे हैं. मैं तो 10% का ही पहले रखता हूँ, लेकिन अभी प्रिमिटिव फेज है आपका, तो आप जो लोग मेंस देने जा रहे हैं हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा 10% का एटीट्यूड अलाउड है, उसका टेंशन नहीं है. अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन आता है अच्छे से रगड़ दीजिए, उसमें थोड़ा नंबर मिलेगा. लेकिन यह गलती न कीजिएगा कि क्योंकि मुझे ये खूब अच्छे से आता है तो, और जो नहीं आता उसमें तो वैसे भी नहीं लिख पाएंगे तो उसे जाने ही देते हैं, उसके भर का यही लिख देते हैं. नो, आपका कोई भी क्वालिटी एनहांसमेंट, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में कोई भी क्वालिटी एनहांसमेंट आपका उस वाले क्वेश्चन को छोड़ देने पे जो लॉस होगा उसे कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता है. आपको वहां भी लिखना ही है, रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ जो है लेखन वहां भी आपको करना ही है. इस बात को ध्यान रखिएगा. पेपर मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा जो है वो मूल मंत्र है. तो आई थिंक आई एम डन. तो एग्जांपल्स पर हम आगे और भी लेंगे. अभी तो ज्योग्राफी का लिया है, तो इकोनॉमी का लेंगे. सर भी है, मैं सर को अभी आमंत्रित करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन पे सर भी थोड़ा गाइड करें हम लोगों को. सर प्लीज सर. देखिए क्या है, अगर आप पूरा ये टॉक देखें, जो पूरा टॉक तैयार किया गया है कि पूरा टॉक कहना क्या चाहता था. आवाज चेहरा सवार आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है ना? ओके ओके. जो टॉक पूरी ऑर्गेनाइज हुई, इस टॉक का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? क्या आवाज नहीं आ रही है? ओके. देखिए इस टॉक का जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या था, ये इशू सिर्फ इतना था समझाना कि आपको सवाल आता है तो, सवाल नहीं आता है तो आप कैसे लिखोगे. 2 तरह की परिस्थितियां होती हैं. एक परिस्थिति क्या है, सवाल आता है तब भी हम नहीं लिख पाते हैं. दूसरी परिस्थिति क्या है, सवाल नहीं आता बिल्कुल नहीं लिख पाते हैं. तो इस तरह से यह उस एस्पायरेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉक है जो एस्पायरेंट ठीक से पढ़ाई करके एग्जामिनेशन हॉल में गया है. अब यह तो संभावना ऑलमोस्ट निल है कि आपको सारे के सारे सवाल पढ़े हुए मिले, इसकी कोई संभावना नहीं है. कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा, कुछ बगैर पढ़ा मिलेगा, कुछ कम पढ़ा मिलेगा. अब 3 तरह के सवाल हमेशा एक बेहतर एस्पायरेंट प्राप्त होते हैं. जो आपको पढ़ा हुआ मिला है उस पर पूरी ताकत से आंसर करना है, जो कम पढ़ा हुआ मिला है उसको एक्सपेंड करना है, और जो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं मिला है उसको अपने याददाश्त से और उस क्वेश्चन के शब्दों से आगे बढ़ा के लिखना है. कोई सवाल नहीं छोड़ना है, ये तो कार्डिनल प्रिंसिपल है, लिखना ही लिखना है. और इतने अभ्यर्थियों के साथ काम करके मुझे हो गया, मैंने हमेशा पाया है एक जो अभ्यर्थी ठीक ठाक पढ़ के जाता है उसको ब्लैंक नहीं होता है. लिखने की जो क्षमता है वो कैसे विकसित हो, यह अपना महत्वपूर्ण कार्य है. दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बार बार बोलता हूं कि राइटिंग स्पीड आपको इंप्रूव करनी है. अगर आपने राइटिंग स्पीड इंप्रूव नहीं की तो इस तैयारी का कोई फायदा नहीं होगा. तो राइटिंग स्पीड पे आप काम करना शुरू करें. मैंने पहले भी कहा है आपसे कि 1 मिनट में 25 शब्द लिखने की मिनिमम क्षमता होनी चाहिए. अगर 2-4 शब्द ज्यादा क्षमता है तो और बेहतर है. अब 1 मिनट 25 शब्द का मतलब क्या हो गया कि 1 मिनट में 25 शब्द आपका 3 घंटे के समय तक हो. ऐसा नहीं है कि शुरू के कुछ देर आपने लिख लिया 1 मिनट में 25 शब्द,
फिर आपने लिख लिया, और अंतिम 1 घंटे में आपकी जो शब्द सीमा है वो 1 घंटे में 10 शब्द आ गई, तो काम खराब हो गया। You need to improve your speed so that your consistency to write 25 word per minute should last at the end of your examination also. हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में फर्क क्या है? हिंदी माध्यम में एक शिरोरेखा खींचनी होती है जो अंग्रेजी माध्यम में नहीं खींचनी होती है, तो शिरोरेखा स्पीड को स्लो करती है। तो कई लोग पूछते हैं क्या शिरोरेखा हम लगातार खींचे? जितनी देर तक खींच सकते हैं आप खींचे, नहीं खींच पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो हिंदी की स्पीड कम होने का एक कारण है वह शिरोरेखा, और अगर वह शिरोरेखा के साथ आपने 25 शब्द प्रति मिनट कर लिया तो आप एक बेहतर हालात में हैं। मैं हिंदी माध्यम का छात्र था, मैंने हिंदी में लिखा है और मैंने अपनी स्पीड बहुत अच्छी की थी। स्पीड अच्छी करने का मैं एक नहीं 50-100 बार बता चुका हूं। आप रेडियो न्यूज लिखिए, मार्गदर्शन के लेक्चर भी आपकी स्पीड को तेज कर रहे होंगे। जिस तरह से मार्गदर्शन लेक्चर फास्ट चलता है, अगर लिखोगे स्पीड इंप्रूव करेगी। अगर स्पीड इंप्रूव नहीं कर पाए तो फिर एग्जाम नहीं होगा। दूसरा, जो क्वेश्चन के शब्द हैं उस पर आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। जितना आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे उतना ही बेहतर आंसर कर पाएंगे। आज हम और टॉपिक नहीं कर पाए क्योंकि एक दिन में सारे टॉपिक नहीं हो सकते हैं, तो आज शौर्य ने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सारे समझाया। हम कभी हिस्ट्री, पॉलिटी और सब्जेक्ट के सारे समझाने की कोशिश करेंगे। इसी से भी रिक्वेस्ट करेंगे एनवायरमेंट का भी क्लास आपको समझावे। तो अब अगर आप देखिए तो आपके चैलेंजेस कितने बड़े बड़े हैं इस एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स पास करना चैलेंज है, जो इलाहाबाद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। पता नहीं वो चैलेंज हम लोग कब कंप्लीट कर पाएंगे कि कोई पूरे शहर से प्रीलिम्स ही नहीं पास कर पाता है। इवन जो हमसे और शहरों के लोग जुड़ते हैं वो भी प्रीलिम्स नहीं पास कर पा रहे हैं। हर बार जब रिजल्ट आता है तो 2-4-5 लोग प्रीलिम्स पास करते, मेजॉरिटी फेल कर जाते हैं। तो एक पहला बड़ा चैलेंज तो वो है। दूसरा चैलेंज क्या है? राइटिंग स्पीड आपके पास नहीं है, मेजॉरिटी के पास नहीं है। अब हम तो कह ही सकते हैं, करना तो आपको ही है। कंटेंट में आपके पास जो कमी है उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मार्गदर्शन की पढ़ाई है उस पढ़ाई में तो कंटेंट ही इंप्रूव कर रहे हैं। तो कंटेंट इंप्रूव करना ही तो से ही तो सिलेक्शन नहीं होगा। कंटेंट एक पार्ट है, प्रेजेंटेशन दूसरा पार्ट है कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो हमने जैसे कई सवाल आपको कल व्हाट्सएप ये टेलीग्राम पे भेजे। जैसे एक पुष्पेंद्र मेंस लिख रहे हैं और जो पुष्पेंद्र का जो सवाल है, जो आंसर है, उस आंसर में वो रवानगी नहीं आ रही है। दूसरा, वो सवाल जैसे उन्होंने अपना 2 सवाल लिखा, जो उन्होंने उसमें उस सवाल में एक पोर्शन आंसर हो रहा है। अगर सवाल 10 नंबर का है, सवाल में 3 पोर्शन है, आप एक पोर्शन आंसर कर रहे हो तो आपने 6 नंबर तो आंसर ही नहीं किया। 4 नंबर में आपको चाहे जो मार्क्स मिल जाए, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 2.5 मिल जाए, बाकी नहीं मिल सकता है। तो ये आप सारी चीजों समझने की कोशिश करें। लंबा सेशन आज का चला, मैं और समय नहीं लूंगा। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है आज के लिए। कल की हम क्लास के बारे में बताते हैं।